गुड इवनिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे, बचे हुए होंगे कोरोना से। आपकी फरमाइश पे आपने कहा था कि सर भौतिक विज्ञान के जो हमारे 10th के जो चैप्टर हैं 11वां और 9वां वो आप घर पे रिवाइज करवा दे, तो मैं उसी फरमाइश पे आपके लिए एक चैप्टर लेके आऊँ। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा 11 चैप्टर जो हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला जो चैप्टर है वो अपन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट अपन पहले लेते हैं बेटा कार्य के लिए। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा किसका? कार्य। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं कार्य की परिभाषा की। बात करते हैं कि कार्य की जो है परिभाषा क्या होती है। देखो, कार्य की परिभाषा निकालने के लिए हमारे को इसके अगर अपन बात करें सूत्र से जो है वो अपन निकाल सकते हैं। देखो, कार्य बराबर होता है बेटा बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो आप देखो कार्य की परिभाषा आप इस सूत्र से निकालने का प्रयास करें कि बल व विस्थापन का गुणनफल जो बल की दिशा में लगाया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? कार्य। तो अपन वैसे सीधी सी बात याद रखें आप, तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। ठीक है, तो सूत्र से आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि सर बल व विस्थापन की बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। ठीक है, तो अपन यहां से कह सकते हैं सर बल व विस्थापन का गुणनफल जो बल की दिशा में लगाया जाए, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? कार्य कहलाएगा। ठीक है, तो बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कह रहा है हमारा? कार्य। तो बल की दिशा में बल व विस्थापन का गुणनफल हमारे पास क्या कहला रहा है? कार्य कहला रहा है। तो फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहला आपको समझ में आ गया, बल व विस्थापन। देखो, बल को अपन डिनोट करते हैं एफ से और विस्थापन को अपन लिखते हैं एस और कार्य को अपन लिखते हैं डब्ल्यू से। तो अपन ये भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? एफ डॉट एस। ठीक है, तो बल को अपन किससे लिखते हैं? तो एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास? यहां लिख देता हूं मैं आपको, बल। एस बराबर हमारे पास क्या है? विस्थापन। क्या बेटा? विस्थापन। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या है? कार्य। ठीक है, तो यहां से आप देख लें कि एफ को अपन एफ से बल को अपन एफ से लिखेंगे, विस्थापन को अपन एस से लिखेंगे और कार्य को अपन लिखेंगे डब्ल्यू से। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आइए हमारे पास कार्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि बल व विस्थापन का गुणनफल हमारे पास क्या कहलाएगा? कार्य। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरा इसका जो है कि अगर मान लो, ये तो था कि मैंने कहा कि कार्य जो है वो बल की दिशा में किया गया है। कार्य जो है वो बल की दिशा में किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि कार्य यदि बल की विपरीत दिशा में हो या बल किसी दूसरी दिशा में लग रहा हो और विस्थापन किसी दूसरी दिशा में हो रहा हो, जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है जिसपे मैंने इस दिशा में क्या लगाया बेटा? बल लगाया। इस दिशा में मैंने क्या लगाया? बल लगाया, और इसका विस्थापन हमारे पास हो रहा है बेटा इस दिशा में। तो ये वस्तु यहां आ गई। ठीक है, इसका विस्थापन किस दिशा में? तो अपन यहां से बात करें तो यहां मेरे पास ये क्या बन रहा है? थीटा। यहां मेरे पास क्या बन रहा है? थीटा। तो इस थीटा के आधार पे देखूंगा तो इस बल का घटक मेरे पास आएगा बेटा एफ एस कोस एफ कोस थीटा। यहां मेरे पास बल का घटक क्या आ गया? एफ कोस थीटा। और बल वस्तु का विस्थापन हुआ वो हमारे पास क्या? एस। ठीक है, तो वो जो पहले पढ़ा था डब्ल्यू बराबर एफ एस, ध्यान से सुन ले दोबारा से। डब्ल्यू बराबर जो अपन एफ एस पढ़ा मतलब बल इंटू विस्थापन जो पढ़ा वो बल के दिशा में था, लेकिन अब मेरे पास देखो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, मेरा विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में। दैट्स मींस कि मेरे पास यहाँ जो बल का घटक आया वो मेरे पास बल का घटक क्या आ गया? एफ कॉस थीटा। अर्थात मेरे पास यहाँ जो बल होगा वो बल मेरा होगा बेटा एफ कॉस थीटा। यहां मेरे पास बल क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। और मैं विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन मेरा यहाँ क्या हो रहा है? एस हो रहा है। तो मेरा यहाँ विस्थापन क्या हो गया बेटा? एस, और बल मेरे पास हो गया एफ कॉस थीटा। तो कार्य का सूत्र भी आपने पढ़ा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल मेरा इस कंडीशन में क्या है? एफ कॉस थीटा। क्या आया? एफ कॉस थीटा। और विस्थापन मेरा क्या होगा बेटा? एस। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो कार्य आया वो आया एफ एस कॉस थीटा। एस को मैंने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफ एस कॉस थीटा ये हमारे पास क्या आएगा? वर्ग। तो जब हमारे को किसी ना किसी कोण से यदि मेरे पास विस्थापन हो रहा है या फिर बल लग रहा है
तो अगर थीटा अगर हमारे को क्वेश्चन में दे तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर थीटा ना दे तो हमारे अगर बल की दिशा में यदि कार्य हो रहा है तो W बराबर एफ एस, लेकिन अगर बल किसी और डायरेक्शन में और विस्थापन किसी और डायरेक्शन, इसका वहां हमारे पास एक एंगल बनेगा, कोण बनेगा जिसको अपन बोलेंगे थीटा, और वहां थीटा बनेगा तो यहाँ मेरे पास बल का घटक आएगा, मेरे पास बेटा वो बल का घटक मेरे पास आएगा एफ कॉस थीटा। विस्थापन मेरे पास क्या हो रहा है एस, तो मेरे पास अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा सर, कार्य बराबर क्या है बल इंटू विस्थापन, तो बल मेरे पास क्या है, यहाँ बल का घटक क्या है मेरे पास एफ कॉस थीटा, विस्थापन मेरे पास क्या हुआ एस, तो हमारे पास W बराबर क्या होगा बेटा एफ एस कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे को याद रखने के इसके कार्य, जब थीटा दे तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब थीटा ना दे तो ये हमारे को अप्लाई करना है W बराबर एफ एस। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास थीटा अर्थात एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हमारे को कब अप्लाई करना है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में से बेटा 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। आप पहले से एक बात माइंड में सेट कर लें कि हमारे पास इस चैप्टर में 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इन्हीं फॉर्मूले बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमारे को क्या गिवन है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप उसको पहले रिटर्न करें और उसके बाद आप देखेंगे मेरे को क्या क्या दिया गया, तो मेरे पास इससे कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या जो मुझे चीजें दी गई हैं वो मेरे किस फॉर्मूले में है। ठीक है, तो थीटा दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, थीटा ना दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना वर्क का। एनी डाउट? अब बात करते हैं बेटा अपन ये कार्य होगा कब, ये वर्क हमारे पास होगा कब, तो वर्क होने की या कार्य होने की स्थिति अपन बात करते हैं कार्य कब कब होगा। कार्य होने की स्थिति, ये वर्क कब होगा ये अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो था मेरे पास W बराबर एफ डॉट एस, W बराबर क्या था मेरे पास बेटा एफ डॉट एस, तो एफ मेरे पास क्या है बल, एस मेरे पास क्या है विस्थापन। अब देखो पहले बात करते हैं अपन विस्थापन की, किसकी बात करते हैं बेटा विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, तो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी विस्थापन कहलाएगी। तो पहले तो विस्थापन का मतलब आप ढंग से समझ ले बेटा, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा विस्थापन। अब देखो है तो ये भी दूरी एक तरीके से, लेकिन ये निश्चित दिशा में तय की गई है, समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं यहां से क्या बेटा ए से बी तक हम यहां तक गए, तो ये हमारे पास क्या है बेटा ए से बी, तो यहां अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो यहाँ विस्थापन मेरे पास क्या आएगा बेटा ए बी, क्या आएगा बेटा मेरे पास विस्थापन क्या आएगा ए बी। ठीक है, और बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा सदिश। अब देखो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, दोनों आप पहले समझ लें, क्योंकि अपन अभी कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य हमारे पास एक अदिश राशि है और विस्थापन मेरे पास क्या है एक सदिश राशि। तो सदिश का मतलब सात, स मतलब क्या होता है सात, और दिश मतलब होता है दिशा। तो ऐसी राशियां जिनके लिए परिमाण की भी आवश्यकता हो और दिशा की भी आवश्यकता हो, उन राशियों को अपन क्या कहेंगे बेटा सदिश राशियां। तो विस्थापन को दर्शाने के लिए हमारे पास इसमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है प्लस विस्थापन की भी आवश्यकता होती है, इस वजह से इसको कौन सी राशि कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया विस्थापन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ए से बी तक गया और बी से मैं वापस आ गया किसमें बेटा ए पर, तो मेरे पास एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करनी थी। तो जब मैं जाते समय गया तो मेरे पास प्लस एस था, आते समय मेरे पास क्या हो गया माइनस एस, क्योंकि देखो अपन ये पढ़ते हैं इस तरीके से कि हमारे पास ये क्या कौन सा एक्सिस होता है प्लस वाई एक्स होता है, ये हमारे पास कौन सा एक्स होता है माइनस वाई एक्स होता है, ये हमारे पास प्लस एक्स अक्ष होता है और ये हमारे पास माइनस एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस दिशा में अपन मेरे पास विस्थापन हो रहा है तो वो तो क्या रहेगा प्लस, और अगर इस दिशा में मेरे पास विस्थापन हो रहा है तो वो मेरे पास क्या रहेगा माइनस। तो जैसे मान लो ये डिस्टेंस में मान लो कितनी मीटर थी 5 मीटर, तो ए से जब बी तक गया तो मेरे पास प्लस 5 आई, लेकिन जब मैं वापस कहां गया बी से ए तक, तो मेरे पास आते समय ये डिस्टेंस कैसी रहेगी नेगेटिव, इसमें आते समय मेरे पास डिस्टेंस क्या थी माइनस हो गया ना, इसका मेरे पास विस्थापन क्या हो गया 0 मीटर है ना। तो किसी भी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी विस्थापन कहलाएगी। इसको देखो दूसरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से कहां तक गया बी तक,
और बी से कहां तक है बेटा, सी तक। तो ये मेरे पास यहाँ की डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ की डिस्टेंस है मेरे पास 3 मीटर। ठीक है, तो अब मेरे को इस कंडीशन में विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, विस्थापन क्या होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, तो इसका एक निश्चित दिशा क्या हो सकती है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी एसी, अब यही मेरा क्या कहलाएगा बेटा, विस्थापन कहलाएगा। यही मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसका विस्थापन मेरा क्या होगा, ए सी। तो अगर अपन बात करें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के अगर अनुसार अपन बात करें, तो यहां मेरे पास जो विस्थापन रहेगा वो मेरा रहेगा एसी। क्या रहेगा बेटा, एसी। तो एसी स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एपी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एपी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, जब अपन पढ़ते हैं ना लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो उस बेसिस पे अपने पास ये हमारे पास क्या था बेटा, विस्थापन है। तो ये विस्थापन हमारे को फाइंड आउट करना है, इसमें एसी स्क्वायर का मान हमारे को फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसके लिए अपन ने आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास हो गया बेटा, ए बी कितना है 4 और बी सी कितना है बेटा 3। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बेटा 16 प्लस 9, दैट्स मींस कि ए सी स्क्वायर बराबर मेरे पास हो गया 25। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या रहेगा बेटा √25, दैट्स मींस कि 5 मीटर। अर्थात मेरे पास यहाँ विस्थापन क्या रहेगा 5 मीटर। क्या रहेगा 5 मीटर मेरे पास यहाँ क्या रहेगा विस्थापन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है वही मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब देखो दूसरी बात करते हैं कि विस्थापन हमारे पास जीरो भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। उसी आधार पर हमारे पास कार्य जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि विस्थापन जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वह जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा आप एक फर्क याद रखेंगे बेटा। अब देखो जैसे मैंने अभी यहां लिखा था ना कि मैं कहां गया बेटा, ए से बी तक मैं गया, तो ये मेरे पास बीच की जो डिस्टेंस थी वो मैंने मानी कितनी 5 मीटर थी। तो और मैं जब ए से बी तक गया और बी से वापस कहां आया ए तक, तो मेरा विस्थापन अभी मैंने निकाला था क्या रहता, जीरो था। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहाँ मेरे पास जाते समय मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की 5 मीटर, और आते समय मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। इसका मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 10 मीटर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, बट विस्थापन हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, बट दूरी कभी आपकी ऋणात्मक नहीं होगी, ये थोड़ा सावधान। अगर आप एक पैर भी अगर आप आगे बढ़ाते हैं दैट्स मींस कि आपने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर की है। कभी आप माइनस में डिस्टेंस कवर, पीछे जाएंगे तो भी आपने पीछे भी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, आगे जाएंगे तो भी आपने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर की, तो मेन अंतर आपको ये ध्यान रखना है कि विस्थापन हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है, बट दूरी कभी मेरे पास ऋणात्मक नहीं होगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से निश्चित दिशा में तय की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो अगर कभी इस तरीके से हमारे को विस्थापन पूछा जाए तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कार्य होने की इसी बेसिस पे। ठीक है, तो विस्थापन समझ में आ गया बेटा आपको। विस्थापन मैंने क्या कहा, जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इस बात को आप थोड़ा सा माइंड में सेट करें बेटा, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है हमारा कौन है, विस्थापन। क्योंकि इसी आधार पर अपन अभी कार्य की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको वहां पास रिवीजन करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज का। ठीक है, तो W बराबर हमारे पास क्या होगा बेटा F डॉट एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास बल मतलब F जीरो है, यदि मेरे पास बल क्या है बेटा जीरो, तो मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा बेटा, और इस मान लो S बराबर मेरे को दे रखा 5 मीटर दे रखी है। S मेरे को क्या दे दिया 5 मीटर दे दिया, और बल मेरे को क्या दे दिया जीरो। ठीक है, तो देखो F का W बराबर क्या था F डॉट S, F का मान कितना दे रखा हमारे को जीरो, S का मान कितना दे रखा है 5। तो इसका मतलब बताओ जीरो से मल्टीप्लाई करके 5 भी क्या बन जाएगा जीरो। इसका मतलब मैं बात करूं तो वर्क मेरे पास क्या रहेगा जीरो। इसका मतलब पहली कंडीशन आपको समझना चाहिए कि मेरे पास कार्य होने के लिए बल होना आवश्यक है। फर्स्ट कंडीशन आपको यहां से समझ में आनी चाहिए कि बल लगना आवश्यक है।
पहला तो हमारे पास यही है कि बल लगना क्या है, आवश्यक है। और बल देखो हमारे पास क्या है, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना, वही हमारे पास क्या है, बल। सीधे से आप याद रखें, ठीक है। किसी चीज को धक्का देना या फिर खींचना, वही मेरे पास क्या है बेटा, बल है। सीधी सी भाषा में आप याद रखें, ठीक है। टेंथ में हमारे पास नहीं आता तो आप थोड़ा सा याद रखें कि बल किसी भी चीज को धक्का देना या फिर खींचना, पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स, ठीक है। तो बल लगना आवश्यक है। मैंने क्या कहा, अगर एफ मेरे पास 0 रहा तो मेरे पास वर्क भी क्या रहेगा बेटा, 0। इसका मतलब एफ मेरे पास 0 नहीं रहना चाहिए, तो बल लगना आवश्यक है। पहला तो कार्य होने की स्थिति यही हो गई कि बल लगना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर अपन एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि ये दीवार है, इस दीवार पे मैंने जोर लगाया, मैंने कहा ना धक्का दिया, तो धक्का देना और खींचना क्या था, बल। इसका मतलब मैंने इसको धक्का दिया, मतलब इसमें मैंने इसमें क्या लगाया, बल लगाया। और मैंने खूब बल लगाया, मैं बल लगाते थक गया, लेकिन इस दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, मतलब दीवार अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। इसका मतलब एस बराबर मेरे पास क्या है, 0। अगर एस बराबर मेरे पास क्या रहेगा, 0, जैसे मान लो मैंने खूब बल लगाया, 100 न्यूटन का बल लगा दिया इसमें, लेकिन मेरे पास विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे पास विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ। तो बताओ मेरे पास वर्ग क्या आया, 0। इसका मतलब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि बल भले ही लग रहा हो लेकिन विस्थापन होना आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, वर्क तभी होगा जब पहली कंडीशन तो बल लगेगा, दूसरा विस्थापन होगा। तो दोनों जरूरी है, बल भी जरूरी है और विस्थापन भी जरूरी। आपने खूब सारा बल लगाया बट विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या रहेगा, 0, चाहे से आप बल लगाते लगाते थक गए हो, ठीक है। लेकिन अगर विस्थापन नहीं हुआ तो मैंने आपको कहा ना, जैसे आपने दीवार पर बहुत जोर लगाया, बहुत धक्का आपने इसको लगाया, इसका मतलब बल लगाया आपने, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ दीवार के अंदर, विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब एस बराबर क्या है, 0। तो एस बराबर 0, तो मेरे पास एस एफ से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब वर्क मेरे पास क्या आया, 0। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। और जो मैं आपको ध्यान रखिए बेटा, जो भी मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो विस्थापन हमारे पास होना जरूरी है और दूसरा बल भी होना जरूरी। ये दोनों हमारे पास कार्य होने की स्थिति, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य होने की क्या स्थितियां, तो दोनों स्थिति आपको याद रखनी है। पहला बल लगना आवश्यक है, दूसरा विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है। बल नहीं लगा तो भी कार्य 0 होगा, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो भी हमारा कार्य क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कार्य होने के लिए आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है, बल जरूरी है प्लस विस्थापन जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो, एक बात करते हैं, मैंने अभी कहा ना कार्य हमारे पास अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि है। और ए मतलब होता है बिना, ए मतलब क्या होता है बेटा, बिना, मतलब बिना दिशा के, अर्थात इसमें केवल हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की। दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं है, दिशा हमारे को नहीं चाहिए, दिशा की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अदिश राशि उन राशियों कहते हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये विस्थापन पढ़ा था, विस्थापन हमारे पास कौन सी राशि थी, सदिश राशि, उसमें दिशा की भी जरूरत पड़ रही थी और विस्थापन की भी जरूरत, सॉरी परिमाण की भी आवश्यकता हमारे पास उसमें पड़ रही थी। लेकिन कार्य क्या है, हमारे पास अदिश राशि है, इसका मतलब उसमें केवल हमारे को किसकी जरूरत है, परिमाण की, हमारे को दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो पहला आप ध्यान रखिए, कार्य हमारे पास कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं तो कार्य जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक व 0, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक व 0 तीनों हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, अगर मेरे पास, मैंने आपको पढ़ा है ना, विस्थापन मेरे पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर मेरे पास मान लो विस्थापन मेरा क्या है, धनात्मक, तो मेरा कार्य क्या आएगा, धनात्मक। अगर मेरे पास विस्थापन क्या है, ऋणात्मक, तो मेरा कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक। अगर मेरे पास विस्थापन क्या है, 0 है, या बल भी अगर मेरे पास 0 है, तो मेरे पास क्या रहेगा, कार्य क्या रहेगा बेटा, 0। तो कार्य इसी बेसिस पे अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्य के बारे में आपको दो चीजें और याद रखनी है कि कार्य कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, इसमें केवल आपको परिमाण की जरूरत पड़ेगी, आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा कार्य हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कार्य धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और 0 कब होगा, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज की बात करेंगे, इकाई की।
कार्य के इकाई की अपन बात करते हैं। कार्य की इकाई क्या होती है, किसमें हमारे को मेजर किया जाता है हमारे वर्क को, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा बेटा F डॉट एस, ठीक है। इसी के आधार पर अपन इसकी इकाई निकालेंगे। देखो फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने इसकी परिभाषा निकाली थी और फॉर्मूले के बेसिस पे अपन इसकी इकाई निकालेंगे। बहुत इजी हमारे पास चीज होती है, ठीक है। फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, मैंने आपको कहा ना बल और विस्थापन का गुणनफल हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्य। उसी बेसिस पे अपन देखेंगे कि हमारे पास क्या इसकी इकाई होती। देखो F क्या था, बल, क्या था बेटा, बल, और बल को मापा जाता है न्यूटन में। बल की इकाई क्या होती है बेटा, न्यूटन। और एस मेरे पास क्या था बेटा, विस्थापन। क्या था, विस्थापन। तो मेरे पास विस्थापन मापा जाता है बेटा मीटर में। किसमें मापा जाता है, मीटर में, ठीक है। तो बल मेरा किसमें मापा जाता है, न्यूटन में। विस्थापन मेरा किसमें मापा जाता है, मीटर में। तो आप ये कह सकते हैं ना, जैसे कार्य की इकाई हो गई न्यूटन इंटू मीटर। कार्य की इकाई क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर। बल की क्या है, न्यूटन, विस्थापन की क्या है, मीटर। तो कार्य की इकाई क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा जूल। क्या बोलते हैं बेटा, जूल। अर्थात कार्य की इकाई क्या हो गई, जूल। समझ में आ गया। या तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहा जाता है बेटा, जूल कहा जाता है। तो आपको याद यही रखना है कि कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। समझ में आ गया कैसे होती है। फोर्स की क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन की क्या है, मीटर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, जूल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो तब की बात है जब मैंने फोर्स या बल को लिया बेटा किसमें, न्यूटन में, और विस्थापन को मैंने लिया किसमें बेटा, मीटर में। तो मेरे पास इसकी इकाई आई बेटा जूल। लेकिन यदि बल को डाइन में तथा विस्थापन को सेमी अर्थात सेंटीमीटर में लिया जाए, ठीक है। यदि बल को डाइन में तथा विस्थापन को किस में लिया जाए, सेंटीमीटर में। देखो ध्यान से आप देख लो, मैंने ये चीज लिख रखी है अभी भी कि फोर्स को मैंने यहां किस में लिया है, न्यूटन में, और विस्थापन को मैंने यहां क्या लिया है, मीटर में। तो मेरे पास कार्य की इकाई क्या है, जूल। अब मैं इस बल को ले रहा हूं बेटा डाइन में, और इस विस्थापन को मैं ले रहा हूं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब बल की इकाई क्या हो गई, मैंने अब क्या ली बेटा, डाइन, और विस्थापन की इकाई मैंने क्या ली है, मीटर की जगह सेंटीमीटर ली है, ठीक है। तो इस समय मेरे पास जो कार्य की इकाई आएगी बेटा, वो मेरे पास आएगी बेटा अर्ग। अर्थात इसको डाइन इंटू सेंटीमीटर को मेरे पास क्या कहा जाता है, अर्ग। न्यूटन इंटू मीटर को अपन बोलेंगे क्या, जूल, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, अर्ग, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अगर मैंने फोर्स को या बल को डाइन में लिया है और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन को मैंने किस में लिया है, सेंटीमीटर में, तो फिर मेरे पास कार्य की इकाई क्या आएगी, अर्ग, ठीक है। तो कार्य की दो इकाई हो गई, जूल और अर्ग। जूल कब आएगी, जब मैंने बल को किसमें लिया, न्यूटन में, और विस्थापन को मैंने किसमें लिया, मीटर में। तो मेरे पास कार्य की इकाई क्या आएगी, जूल। लेकिन यदि मैं बल को किसमें लूं, डाइन में, और विस्थापन को मैं किसमें लूं, सेंटीमीटर में, तो मेरे पास फिर कार्य की इकाई क्या आएगी बेटा, अर्ग। अब हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जूल व अर्ग में संबंध पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जूल व अर्ग में संबंध हमारे से पूछा जाता है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध हमारे पास है, ठीक है। क्या संबंध हमारे पास है किसके अंदर, जूल और अर्ग के अंदर, ठीक है। तो देखो उससे पहले हमारे को ये चीज समझनी पड़ती है कि न्यूटन जो है, न्यूटन किसकी इकाई थी, बल। अगर एक न्यूटन को मैं काउंट करूं किसमें, डाइन में, तो बेटा एक न्यूटन बराबर होता है मेरा 10⁵ डाइन। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। और एक मीटर बराबर मेरे पास क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, अर्थात 10⁵2, ठीक है। तो मेरे पास एक न्यूटन बराबर क्या था बेटा, 10⁵ डाइन, और एक मीटर बराबर मेरे पास क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब अपन पढ़ रहे हैं किसके अंदर बेटा, जूल और अर्ग में संबंध। जूल का मतलब है न्यूटन इंटू मीटर, और अर्ग का मतलब है डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये है ना, अपन ने पढ़ा कि न्यूटन और इंटू मीटर को अपन क्या बोलेंगे, जूल, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या बोलेंगे, अर्ग, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर और डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो एक न्यूटन बराबर क्या है बेटा, 10⁵5 डाइन। एक न्यूटन बराबर क्या है, 10⁵5 डाइन, और एक मीटर बराबर क्या है, 10⁵2 सेंटीमीटर। इसका मतलब न्यूटन इंटू मीटर को अपन ने क्या बोला, जूल, तो
1 जूल बराबर, और इसको क्या बोलेंगे अर्ग, इसको क्या बोलेंगे बेटा अर्ग। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया 10 की घात 7 अर्ग, 5 और 2 कितने हो गए 10 की घात 7। तो 1 जूल बराबर मेरे पास क्या होता है 10 की घात 7 अर्ग। और ये संबंध आपको मोस्टली याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि 1 जूल बराबर क्या है मेरे पास 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे आया, 1 न्यूटन बराबर क्या है 10 की घात 5 टाइम, 1 मीटर बराबर क्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 टाइम, और मीटर 1 मीटर बराबर 10 की घात 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल, न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया जूल, और डायन इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया अर्ग। तो 10 की घात 5 प्लस 10 की घात 2, तो 10 की घात 7। तो 1 जूल बराबर किसके है 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और अपने नोट्स में आप उतार लें इसको, ठीक है, समझने के लिए। अब अपन जो है कल अपन बात करेंगे बेटा किसकी, कार्य के धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होने की कंडीशंस की अपन बात करेंगे। आराम आराम से अपन अपने चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात कि अगर आपको कोई डाउट आती है, कोई आपको चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दें, तो कल हम वो चीज वापस अपन रिवाइज कर लेंगे। या फिर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, तो कल आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखें, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको क्लियर कर ले, हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में डाल दे, ठीक है।